Hello everyone, how are you? Welcome back to Parvesar classes. Today we will talk about chapter 10. सेकेंड बुक का है ये पोल साइंस 11th क्लास का, जिसका नाम है विकास। विकास को आप सब जानते ही होंगे। विकास का मीनिंग क्या होता है? विकास का मीनिंग डेवलपमेंट होता है। जब हम विकास की बात कर रहे हैं तो हम क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं? हम व्यक्ति के बुनियादी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। ठीक है, ये होता है विकास। और जब हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो हम विकास की बात हम पर्यावरण से कर रहे हैं। पर्यावरण से विकास की बात कर रहे हैं, यानी कि हमें ऐसा विकास करते हुए चलना है जिसमें हमें पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचानी है। यानी कि ऐसा विकास करना है जिससे हम पर्यावरण का भी ख्याल रखें, वहाँ अपने देश का विकास भी कर सकें। ठीक है, तो विकास से मतलब यहाँ पे यही है। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टिकाऊ विकास से आप क्या समझते हैं? टिकाऊ का अर्थ आप जानते ही होंगे कि ऐसा विकास करना है हमें जो हमारे पर्यावरण को क्षति ना पहुंचे। तो वही है, टिकाऊ विकास से आप क्या समझते हैं? विकास के ऐसी रणनीति जिसमें पर्यावरण को कम से कम हमें नुकसान पहुंचाना है और जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं का उपयोग मितव्ययता, यानी मितव्ययता का अर्थ है कम खर्च, ठीक है, के साथ किया जाए और उन्हें संरक्षित रखा जाए। यानी विकास की रणनीति को हमें ऐसा अपनाना है जिससे कि हम विकास ऐसे कर सके कि हम अपने पर्यावरण को भी क्षति ना पहुंचाए, यानी पहुंचाए तो कम से कम पहुंचाए, और जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हो गए उनका जो इस्तेमाल है वो कम खर्च में करें। यानी प्राकृतिक संसाधन हमारे कौन कौन से हो गए? जल, वायु और हमारे वन, पेड़ पौधे हो गए। ठीक है, अब है टिकाऊ विकास को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। यानी हमने टिकाऊ विकास की डेफिनेशन तो जान ली, अब इसको प्राप्त करने के क्या तरीके हैं वो जानते हैं। विकास को प्राप्त करने के निम्नलिखित तरीके हैं। फर्स्ट, संसाधनों को संरक्षित रखकर। प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित, यानी कि जो हमारा जल है, वायु है और वन है और हमारी मृदा है, उनको हमें क्या करना है? संरक्षित रखना है, यानी सुरक्षित रखना है। ऊर्जा के स्रोत से प्राप्त हो सकने वाली स्रोतों का यथासंभव उपयोग करना है। यानी ऊर्जा, जैसे कि सौर ऊर्जा के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। सौर ऊर्जा जो हम सूर्य से जो हम रोशनी का प्रयोग करते हैं अन्य जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, ठीक है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, वर्षा जल संचयन, यानी वर्षा जल संचयन का मतलब है कि जो वर्षा का जो जल आता है उसको इकट्ठा करके, ठीक है, और गैस संयंत्र, लघु पन बिजली और जैव कचरे से खाद बनाने हेतु कंपोस्ट गड्ढे बनाना आदि। यानी कचरे से हमें क्या बनाना है? खाद बनाना है। ये सब जो आता है वो टिकाऊ विकास को प्राप्त करने के तरीकों में शामिल है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे है पर्यावरणवादी से आप क्या समझते हैं? जब हम डेफिनेशन जानते हैं पर्यावरणवादी की तो हम क्या लिखेंगे इसमें? यानी पर्यावरणविदों का कहना है कि मानव को परिस्थिति के सुर से सुर मिलाते हुए जीना सीखना पड़ेगा। यानी कि मानव और पर्यावरण को एक साथ रहना है तो ये ज़रूरी है कि दोनों का ख्याल रखा जाए। यानी कि मानव को अगर विकास करना है तो पर्यावरण का खास ध्यान रखना पड़ेगा और पर्यावरण से अपने तात्कालिक हितों के लिए छेड़छाड़ करना बंद करना पड़ेगा। यानी कि मानव को क्या करना पड़ेगा? पर्यावरण का ध्यान रखते हुए उनसे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये बताया गया है। उनका मानना है कि पृथ्वी का इस सीमा तक भोग रहा है और प्राकृतिक संसाधनों को इस तरह नष्ट किया जा रहा है। यानी इसका मतलब यह है कि मानव द्वारा क्या किया जा रहा है कि इतनी प्रदूषित हवा, प्रदूषण जो है वो हवा में इतनी घुल गई है। यानी जो तत्व मनुष्य के लिए हानिकारक है वह हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है। वो जहरीली गैसें इतनी घुल गई है जो मानव के लिए तो खतरा है ही, वहीं पर्यावरण के लिए भी खतरा है। तो उसका हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए केवल उजाड़, जहरीली नदियाँ और प्रदूषित हवा ही छोड़ के जाएंगे। यानी कि अगर ऐसा ही रहा, अगर हम प्रदूषण ये जो फैल रहा है उसको कम करने के सुझाव नहीं आए हमारे माइंड में, या हम अगर इसे कम नहीं करेंगे तो क्या होगा? जो उजाड़, जहरीली नदियाँ हो गई, यानी नदियों का गंदापन रहेगा। यानी नदियाँ क्या होती जा रही है? जहरीली होती जा रही है, क्योंकि रासायनिक फैक्ट्रियाँ का जितना भी कचरा है, प्रदूषण है, वो सारा किस में जा रहा है? कचरा है वो नदियों में तो जा रहा है। और प्रदूषण क्या हो कि
प्रदूषित हो रही है हवा, यानी प्रदूषित हवा कैसे हो रही है, जो संसाधनों का यूज़ कर रहे हैं हम, जैसे कि कार हो गया, गाड़ी हो गई, वाहन हो गए, ठीक है, ये सब इनका प्रयोग, अत्यधिक प्रयोग हवा को दूषित बना रही है। वह रासायनिक जो केमिकल बन रहे हैं, जितने भी जो जहरीली केमिकल्स है, वो वातावरण में घुलकर पर्यावरण को दूषित कर रही है। तो ये पर्यावरणवादी का से हम ये समझते हैं कि हमें ऐसा विकास करना है जिससे कि हमारे पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचे, यानी हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों का भी ध्यान रखना है, इसमें यही बताया गया है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है UNDA का पूरा नाम लिखो। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि UNDA का नाम क्या है, तो आपको लिखना है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। भारत में होने वाले 2 पर्यावरण आंदोलन कौन कौन से हैं? फर्स्ट तो आपको पता ही होगा, चिपको आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्यों स्टार्ट किया गया था? क्योंकि जो नर्मदा का पानी है वो क्या होते जा रहा था, जहरीला व प्रदूषित होता जा रहा था। और क्या है, चिपको आंदोलन के बारे में तो आप सभी ने पढ़ा ही होगा। चिपको आंदोलन किसके ऊपर था? पेड़ों को बचाने के लिए था। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब है विकास से क्या समझते हैं और विकास के क्या लाभ है या क्या हानियां हैं, उसके बारे में जानते हैं। विकास के बारे में हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि विकास की डेफिनेशन है क्या। तो विकास से अभिप्राय उन्नति से है, प्रगति से है, कल्याण और बेहतर जीवन से है। यानी कि किसी देश का उन्नति की राह पे चले वो देश, उसकी प्रगति हो, उस देश के निवासियों की कल्याण हो और व्यक्तियों का बेहतर जीवन हो। तो विकास से यही अभिप्राय है, क्योंकि विकास की जो प्रचलित परिभाषा या अवधारणा से समाज के जो जितने वर्ग को लाभ नहीं होता। अब यहाँ पे क्या बोला है कि विकास तो हो रहा है, ठीक है, हमने मान लिया विकास हो रहा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जितने भी वर्ग हैं उन सबको लाभ हो रहा है, ठीक है। तो सभी को लाभ नहीं होता है। विकास के परिणाम स्वरूप जितने बड़े बड़े बांधों का निर्माण होने से 1000 लोग विस्थापित हो गए। जैसे आपने पढ़ा ही होगा कि जो बड़े बड़े बांधों के निर्माण में क्या हो जाता है कि वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, जैसे आपने आदिवासियों का एग्जाम्पल पढ़ा ही होगा अपनी पिछली क्लासेस में, कि उसमें क्या होता है कि अगर आदिवासी जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर बड़े बड़े बांध बनते हैं तो उनको क्या कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है, यानी उनको अपना स्थान छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है। वह आजीविका का साधन खो बैठे और देश में गरीबी में वृद्धि हुई है और संस्कृति पर भी हानि हुई है। अब वो यहाँ पे क्या बोला है कि विकास क्या होता है, लाभ के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे सभी तबकों के यानी सभी वर्गों को लाभ नहीं हो रहा है। यहाँ पे जब हम आदिवासियों की एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जो शक्तिशाली वर्ग है या अमीरों द्वारा बड़े बड़े बांधों के निर्माण में क्या कर दिया गया है, आदिवासियों को विस्थापित कर दिया गया है। जब आदिवासी विस्थापित हो गए तो पहली बात तो उनकी वहाँ से जगह छिन गई है, दूसरी बात उनका रोज़गार का जो संसाधन थे यानी वहाँ पे अवसर थे, ठीक है, जो रोज़गार के जितने भी तत्व थे वहाँ पे वो छिन गई है, और उनकी जो संस्कृति यानी उनकी जो संस्कृति का हानि हुआ है वो हो गया, ठीक है। और गरीबी में वृद्धि, यानी अगर उनका रोज़गार छिन गया है, ठीक है, तो उनको अपना गाँव फिर से बसाने में तो टाइम लगेगा ही, तो इससे क्या होगा, देश में गरीबी की स्थिति बढ़ेगी। तो विकास से क्या हुआ, विकास से सिर्फ यही हुआ कि जो अमीर वर्ग है उसका फ़ायदा हुआ, ना कि गरीब तबकों का। तो आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। अब यह अवधारणा ऊपर से नीचे के नियम पर आधारित है और इसमें ही आशा थी कि समाज में लाभ ऊपर से नीचे की ओर रिस कर सबसे निर्धन और वंचित वर्ग तक पहुंचेगी। जब हम विकास की बात कर रहे हैं तो विकास की बात में क्या कहा जा रहा है कि सभी वर्गों को क्या मिलेगा, सभी वर्गों का कल्याण होगा, उन्नति होगी। लेकिन यहाँ पे जब हम विकास की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो अमीर वर्ग है, जो धनी वर्ग है, वो क्या कर रहा है, जो गरीब वर्ग है उसका विकास तो हो ही नहीं रहा है। अगर मान लो कोई गरीब व्यक्ति है, उसका गांव एक जगह बसा हुआ है, उसका परिवार वहाँ पर है, ठीक है, वहाँ से वो क्या कर रहा है, रोज़गार के अवसर मिल रहे हैं उसे, उसकी जगह से ही उसे क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा या विस्थापित कर दिया जाएगा, तो उसमें उसका कहाँ से फ़ायदा दिखेगा। तो इसमें इसलिए यही कहा गया जब हम विकास की बात करते हैं तो रिस कर हाँ मुश्किल से निर्धन और वंचित वर्ग तक पहुँचेंगे। वंचित वर्ग हो गए, से अल्पसंख्यक हो गया, आदिवासी हो गया, ठीक है, परंतु व्यवहार में ऐसा नहीं हुआ। यानी विकास की बातों में जैसे कहा गया कि सभी वर्गों को समान रूप से विकास की नीति मिलेगी, पर ऐसा नहीं हुआ है। गरीब आदमी भी एक समस्या और लोगों के जीवन में सुधार नहीं हुआ। अब विकास की बात कही गई है लेकिन यहाँ पे तो गरीब लोगों के जीवन में कोई सुधार ही नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसके विपरीत जो अमीर और गरीब के बीच की दूरी में वृद्धि हुई है, यानी अमीर और गरीब की खाई
गहरी होती गई है इसमें, यानी कि जो अमीर तबका है वो विकास के नाम पे गरीबों को तो क्या कर रहा है, और गरीब बनाता जा रहा है, और अमीर वर्ग और विकसित होता जा रहा है। अतः विकास की अवधारणा समाज के सभी वर्गों को लाभ नहीं देता है। यानी कि जो विकास की जब हम अवधारणा पढ़ते हैं उसमें तो बोला गया है कि सभी वर्ग, सभी समुदाय को विकास की नीति मिलने से क्या होगा, अगर विकास हो रहा है तो उनको भी फ़ायदा होगा। पर यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं, जब हम एग्जाम्पल को देख रहे हैं तो हमें तो देखने पर लग नहीं रहा है कि समाज के सभी वर्गों को लाभ हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गई विकास की अवधारणा। आगे बढ़ते हैं। विकास के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव, यानी विकास हो रहा है तो उसके प्रभाव भी होंगे। दो तरह के प्रभाव पड़ते हैं। पहला पड़ता है सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव से तो आपको पता ही होगा, जो समाज में पड़ने वाले प्रभाव, यानी कि समाज में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उन पर प्रभाव पड़े। और पर्यावरणीय प्रभाव का अर्थ यही है कि जो विकास जो हो रहा है उससे पर्यावरण, यानी कि हमारे आसपास पर होए प्रभाव, यानी पर्यावरण पर होए, जैसे कि हमारे वनों पर हो रहे हैं या हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर होने वाले प्रभाव को पर्यावरणीय प्रभाव कहेंगे। पढ़ लेते हैं इसको। सामाजिक प्रभाव हो गए जैसे बड़े बड़े बांधों के निर्माण। ठीक है, अगर बड़े बड़े बांधों के निर्माण में हो गया, औद्योगिक गतिविधियों और खनन कार्य के कारण बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं। सामाजिक प्रभाव में क्या होता है कि सरकार द्वारा अगर खनन कार्य हो रहा है, ठीक है, और क्या हो रहा है, बड़े बड़े बांधों का निर्माण हो रहा है या औद्योगिक यानी कोई इंडस्ट्री खड़ी हो रही है, तो इससे क्या होगा कि लोगों को क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं। तो विस्थापित मतलब उनको हटा दिया जाता है उस जगह से। तो इससे क्या हो रहा है, सामाजिक प्रभाव, यानी कि लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, लोगों को अपनी आजीविका यानी कि रोज़गार के जितने भी साधन हैं वो गंवाने पड़ते हैं, क्योंकि वो वहीं पे रहे होते हैं, पले बड़े होते हैं, यानी कि रोज़गार के साधन उन्हें गंवाने पड़ते हैं, आजीविका के साधन खोने पड़े। गरीबी में वृद्धि हुई। अब मान लो किसी की जॉब छिन गई यहाँ पे, तो गरीबी में वृद्धि होगी। संस्कृति का विनाश होगा, क्योंकि वो वहीं पे रहते आ रहे हैं, उनका परिवार वहीं पर है, लेकिन एकदम से सभी को हटा दिया जाएगा तो क्या होगा, इससे उनकी संस्कृति का विनाश होगा। आगे बढ़ते हैं हम। पर्यावरणीय प्रभाव, जो प्रभाव किस पे पड़े, पर्यावरण पे पड़े, तो या हमारे वातावरण व हमारे प्राकृतिक संसाधनों पे पड़ने वाले प्रभाव को ही हम पर्यावरणीय प्रभाव कहते हैं। तटीय वनों के नष्ट होने, यानी कि जितने वन हैं उनका नष्ट होना, यानी कोई विकास हो रहा है, कोई इंडस्ट्री खड़ी हो रही है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, उस जगह के पेड़ पौधों को काटा जाता है। और समुद्र के निकट वाणिज्यिक उद्यमों के स्थापित होने, यानी अगर समुद्र के निकट क्या कर दिया गया है, कोई इंडस्ट्री खड़ी कर दी गई है, तो समुद्र का पानी क्या हो जाता है, जहरीला बनता जाता है, क्योंकि जितने भी रासायनिक तत्व है, केमिकल्स है, वो सारा किस में छोड़ दिया जाता है, नदियों में छोड़ दिया जाता है, जो कि पीने लायक बिल्कुल भी नहीं रह जाता है। तो इससे क्या हो रहा है, प्राकृतिक संसाधनों को हानि पहुँच रही है। ठीक है, सुनामी जैसे प्राकृतिक विपदा आती है, जिससे जन और माल की अपार क्षति होती है। भूमंडल के ताप में वृद्धि होती है, यानी कि पृथ्वी के ताप में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, के परिणाम स्वरूप कई प्रकार के बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं। यानी सामाजिक प्रभाव में समाज के व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ रहा है विकास से, व पर्यावरणीय प्रभाव में जो पर्यावरण में यानी प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण आर्कटिक और अंटार्कटिक ध्रुवों पर बर्फ पिघल रही है और भविष्य में परिस्थिति संकट आ सकता है। यानी आपने देखा होगा सामाजिक प्रभाव से कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वायु प्रदूषण में वृद्धि हो रही है, यानी कि जो वायु प्रदूषण में वृद्धि से क्या मतलब है कि लोग द्वारा ज़्यादा संसाधनों का उपयोग करने से ये होता है कि जितनी भी दूषित हवा है वो हमारे पर्यावरण में घुलती जा रही है। ठीक है, संसाधनों का विवेकशील उपयोग हो रहा है बिना सोचे समझे, यानी कि ऐसे संसाधनों का क्या हो रहा है, विवेकशील प्रयोग करने के लिए ज़रूरी है, यानी संसाधनों का विवेकशील प्रयोग होना ज़रूरी है। अगर विवेकशील प्रयोग नहीं होता है संसाधनों का, तो हमारा जो वातावरण है, हमारा जो वायु है, वो और ज़्यादा प्रदूषित होते जा रहा है। जो उद्योगपति है अपने स्वार्थ के लिए जंगलों को अंधाधुंध रूप से काट रहे हैं, यानी उद्योगपति जो अमीर तबका है, शक्तिशाली वर्ग है, जिनके पास पैसा ज़्यादा है, वो क्या कर रहा है, वो पर्यावरण का ख्याल नहीं रख रहा है, वो जंगलों का ध्यान नहीं रख रहा है, वो सीधा सोच रहा है कि वो उसका विकास हो सिर्फ, यानी कि निजी स्वार्थ, यानी कि अपना ध्यान रखते हुए क्या कर रहा है, वो जंगलों की कटाई कर रहा है। ठीक है, नदियों और तालाब के सूखने के कारण
भूमि का जल स्तर गिर रहा है। अब क्या हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है, पृथ्वी का जो वातावरण है, ताप है, वो क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। तो इससे क्या होगा, नदी और तालाब क्या होंगे, सूखेंगे ही, ठीक है। और भूमि का जो जल स्तर है, जो भूमि के अंदर जितना भी पानी है, वो स्तर क्या हो रहा है, गिर रहा है, जिससे औरतों को पानी लाने के लिए अधिक दूर जाना पड़ सकता है। विकास पर देखो, विकास पर कम देखो काम है, ऊर्जा का अधिक से अधिक प्रयोग हो रहा है। तो विकास का मतलब यही होता है कि विकास का मतलब लोगों ने ये सोच लिया है कि अपने प्राकृतिक संसाधनों को दूषित करते जा रहे हैं। विकास के नाम पर क्या हो रहा है, ऊर्जा का अधिक से अधिक प्रयोग हो रहा है और इससे क्या हो रहा है, हमारा पर्यावरण दूषित होता जा रहा है। तो इसमें यही बताया गया है। आगे बढ़ते हैं हम। विकास की प्रक्रिया नए अधिकारों के दावों को जन्म दिया, यानी जो विकास की जैसी प्रक्रिया है उसने क्या किसको जन्म दिया, नए अधिकारों को जन्म दिया है। उसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। विकास की प्रक्रिया ने निम्नलिखित नए अधिकारों के दावों को जन्म दिया है। व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में उनसे परामर्श का अधिकार, यानी कि आपने जाना ही होगा कि बिना व्यक्ति के परमिशन के ही क्या कर दिया जाता है, वहाँ के लोगों को विस्थापित कर दिया जाता है। यानी आदिवासी वर्ग हो गए या गरीब तबके हो गए, वहाँ पे कोई इंडस्ट्री खड़ी करनी है तो उनसे ना सलाह मशवरा लिया जाता है, सीधा आते हैं और उनको कह दिया जाता है कि आपको यहाँ से खाली करना है और यहाँ पर इंडस्ट्री खड़ी हो रही है। तो विकास की प्रक्रिया में क्या हुआ है, लोगों को अधिकार भी मिलने शुरू हो गए हैं। तो नए अधिकार कौन से मिले, पहला यह है कि व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने वाले अगर निर्णय हैं में उनसे परामर्श लिया जाएगा, यानी कि अगर उन्हें विस्थापित करना है, ठीक है, तो सबसे पहले उनसे परामर्श लिया जाएगा कि उनकी राय क्या है, वो पूछी जाएगी। इसमें आजीविका का अधिकार, नैसर्गिक संसाधनों का विकास, आजीविका का अधिकार दिया जाएगा, यानी उनको रोजगार दिया जाएगा। नैसर्गिक संसाधन मतलब यहाँ पे है प्राकृतिक संसाधन का विकास होगा। समुदाय द्वारा नैसर्गिक संसाधनों के उपयोग के परंपरागत अधिकार, जैसे कि आदिवासी और आदिम समुदाय के अधिकार हो गए, और जो परंपरागत अधिकार जैसे कि जो प्राकृतिक संसाधनों पर किनका अधिकार होता है, ज़्यादातर आदिवासी वर्ग का होता है, तो वो उनको दिया जाएगा। तो ये उनकी विकास की प्रक्रिया में जो अधिकार हैं उनके, वो दिए जाएंगे, ये बताया गया है इसमें। आगे बढ़ते हैं हम। राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन आधुनिक युग प्रजातंत्र के योग है और इस युग में राजनीति विज्ञान के अध्ययन का बहुत महत्व है, ठीक है। इस विषय की गणना संसार के महत्वपूर्ण विषयों में की जाती है। सर बंद करना।